अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आपको एक शख्स की कहानी बताते हैं। एक ऐसा शख्स जो सियासी रहनुमा है, एक मुल्क का सरबराह है, मगर इस शख्स ने अपनी जिद, नासमझी और अपनी अना की वजह से पूरे मुल्क के अवाम को खतरे में डाल दिया। अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार करके गुमराह कर दिया। जब दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल रहा था, इसे आलमी वबा करार दिया जा चुका था, तो ये लीडर इसे मामूली फ्लू कहता रहा। और जब सूबों ने अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस वबा से निमटने के लिए इक़दामात किए, लॉकडाउन किया, तो इस लीडर ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी, सूबों के खिलाफ ही मुहिम चला दी, अपने ही मुल्क के सूबों के खिलाफ मुहिम चला दी। फिर ये लीडर कोरोना वायरस से मुताल्लिक एहतियाती SOPs की सरेआम खिलाफ वर्जी करता रहा। समाजी फासले का ख्याल रखा, न फेस मास्क का इस्तेमाल किया, और अपने इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये और पॉलिसियों की वजह से अपने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। अवाम की जानें खतरे में डाल दी, क्योंकि इस लीडर को मईशत अपने अवाम की जान से ज़्यादा अजीज थी। हज़ारों लोगों की जान चली गई, और इसके मुल्क में कम आमदनी वाले अफराद इस वायरस से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जो गरीब हैं वो ज़्यादा मर रहे हैं। मरने वालों और मुतासिर होने वालों में ज़्यादा गरीब अवाम हैं, क्योंकि वो छोटे घरों में, गुंजान आबाद इलाकों में करीब करीब रहते हैं। ज़्यादा पैसे वाले लोगों की तरह अलग अलग नहीं रह सकते, ना ही महंगे अस्पताल अफोर्ड कर सकते हैं। इसे लॉकडाउन ना होने और वायरस फैलने की ज़्यादा बड़ी कीमत भी गरीब अवाम ही चुका रहे हैं। और जब मुल्क में कोरोना के केसेस तेज़ी से फैले और अमवात की तादाद बढ़ती चली गई, तो इस लीडर ने कोरोना से मुताल्लिक डेटा ही वेबसाइट से गायब कर दिया। यहाँ तक कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। अपनी कौम को मुश्किल में डालने वाला ये लीडर ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो हैं, जिनकी पॉलिसियों की वजह से ब्राज़ील अब कोरोना से मुतासिर होने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। और हालत यह है कि मुर्दों को दफनाने की जगह कम पड़ गई है। ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इस मामले पर इख्तिलाफ है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाए या नहीं। ब्राज़ील के सदर लॉकडाउन के खिलाफ है, जबकि मार्च के आगाज़ में ही वहाँ की रियासती हुकूमतों ने कोरोना से बचने के लिए तफरीही और अवामी मकामात को बंद कर दिया था। लोगों को घरों तक महदूद रहने के अहकामात जारी कर दिए थे। मगर ब्राज़ीली सदर इन हुकूमतों के इन इक़दामात के खिलाफ बोल पड़े, और जब रियासती हुकूमतों के अहकामात के खिलाफ लोगों ने मुजाहरे शुरू किए, तो उन मुजाहरों में ब्राज़ील के सदर खुद भी शरीक हुए और हिफाजती इक़दामात के बगैर शिरकत की। और कौम से खिताब में भी यही बताते नजर आए कि कोरोना एक मामूली फ्लू है, मुझे भी वायरस लग गया तो कोई तशवीश महसूस नहीं करूंगा। मेरे माजी को देखते हुए अगर मैं वायरस से मुतासर हो भी गया तो ये मेरे लिए तशवीश का बाइस नहीं होगा। मैं इसे एक छोटे से फ्लू से ज्यादा कुछ महसूस नहीं करूंगा। ये बयान उन्होंने 24 मार्च को दिया। हालांकि 11 मार्च को आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया था, मगर उन्होंने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। 16 अप्रैल को उन्होंने वजीर सेहत को ओहदे से हटा दिया, और 1 माह से भी कम मुद्दत में दूसरे वजीर सेहत ने भी इस्तीफा दे दिया। ब्राज़ीली सदर ने गैर जिम्मेदारी दिखाई, और जब मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा होने लगा, उन पर तनकीद बढ़ने लगी, सवाल किया जाने लगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मौजज़े तो नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? मैं मौजज़े तो नहीं कर सकता। केसेस और अमवात बढ़ने के बावजूद ब्राज़ील के सदर एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करते रहे। 31 मई को सदारती महल के बाहर अपने हामियों के एक हुजूम से मुलाकात की, और जब केसेस और अमवात बढ़ने पर मुसलसल तनकीद होने लगी, तो उन्होंने वेबसाइट पर कोरोना वायरस से मरने वालों और मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद की इशाअत रोक दी। 5 जून को ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो की हुकूमत ने मुल्क की वेबसाइट को बंद कर दिया, जिस पर कोरोना के केसेस के आदाद शुमार थे। फिर अगले ही दिन वेबसाइट को बहाल कर दिया, मगर कोरोना के रिपोर्ट होने वाले टोटल केसेस और हलाकतों की तादाद से मुतालिक डेटा हटा दिया। मगर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम डेटा बहाल करना पड़ा। इस वक्त ब्राज़ील की सूरत हाल ये है कि ब्राज़ील में इस वक्त कोरोना वायरस के 7,42,000 से ज़ायद केसेस हैं, जबकि 38,497 हलाकतें हो चुकी हैं दूसरे नंबर पर। मगर ये बात ब्राज़ील के सदर तक महदूद नहीं है। दुनिया में और भी लीडर्स हैं जिन्होंने यही किया, और अब अवाम उनकी बातों और पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। हम इस हवाले से कुछ सरबराहान हुकूमत का रवैया और उनके मुल्क के हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं, और फिर उनका मवाजना कुछ ख़वातीन सरबराहान हुकूमत से करते हैं, जिन्होंने बरवक्त इक़दामात किए, फ़ैसले किए, बहादुर फ़ैसले किए और अपने मुल्क के अवाम को बचाया। कोरोना से निमटने के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तनकीद हो रही है कि अमरीकी सदर ने इस वबा से तबाहकुन अंदाज में निमटने की कोशिश की। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा हलाकतें अमरीका में हुई हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वही हैं। वबा के आगाज़ पर डोनाल्ड ट्रंप अवाम को यकीन दिलाते रहे कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ काबू में है। तकरीबन 2 महीने तक वो माहिरीन की राय को नज़रअंदाज करते रहे। ट्रंप मुसलसल चीन पर इल्ज़ामात लगाते रहे, तनकीद करते रहे कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक
बर वक्त इकदामात करने पर जब उन पर तनकीद होने लगी और मुसलसल तनकीद होती रही तो वो मीडिया पर बरहम हो गए। कभी चीन पर गुस्सा निकालते, कभी मीडिया पर गुस्सा निकालते और उल्टा मीडिया को कोरोना वायरस की संगीनी को नजरअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराते रहे। ट्रंप सख्त सवाल पूछने वाले रिपोर्टर्स पर भड़क उठे, मीडिया को जिम्मेदार करार देते रहे, फिर उन्होंने कोरोना को फ्लू करार दे दिया, मास्क पहनने से इनकार कर दिया, बार बार बयान बदलते रहे। We have it totally under control. It's one person coming in from China. We think we have it very well under control. We pretty much shut it down coming in from China. You know, in April, supposedly it dies with the hotter weather. When it gets warm, historically, that has been able to kill the virus. People are getting better. They're all getting better. And the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear, and you'll be fine. They're going to have vaccines, I think, relatively soon. Not only the vaccines, but the therapies. Therapies is sort of another word for cure. We're talking about very small numbers in the United States. Our numbers are lower than just about anybody. It's really working out. And a lot of good things are going to happen. And we are responding with great speed and professionalism. It's going to go away. Yeah, no, I don't take responsibility at all. We're going to all be great. We're going to be so good. This came up, we came up so suddenly. This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries. The coronavirus, you know that, right? Coronavirus. And this is their new hoax. We're 15 people in this massive country. And because of the fact that we went early, we could have had a lot more than that. We're doing great. Our country is doing so great. और फिर ब्राजील की तरह अमेरिका का नतीजा भी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का नतीजा भी दुनिया के सामने है। सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस अमेरिका में सामने आ रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त कोरोना के केसेस की तादाद 20.5 लाख के करीब है, जबकि 1,14,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 9 जून को यानी एक दिन में 19,056 केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिकी सदर की तरह रूसी सदर पुतिन ने भी इब्तिदा में कोरोना वायरस को संजीदा नहीं लिया था। मार्च में जब कोरोना वायरस चीन से यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो गया था, उस वक्त रूसी सदर पुतिन अपनी हुकूमत के इक़दामात से इंतहाई मुतमईन थे और शहरियों के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर अप्रैल के आगाज़ में उन्होंने रूस में हिफाजती इक़दामात करने के बजाय दीगर ममालिक की मदद करना शुरू कर दी। मगरबी ममालिक को मेडिकल का सामान फराहम करना शुरू कर दिया। मगर फिर 13 अप्रैल को रूसी सदर को एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि हमें मुश्किलात का सामना है और अब सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक हो रही है। अब रूसी सदर तनकीद की जद में है कि उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे को संजीदगी से नहीं लिया। जिस वक्त सख्त फैसले करने थे, फैसले नहीं किए, अब उसकी कीमत रूसी अवाम को अदा करनी पड़ रही है। रूस कोरोना मुतासरीन ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। मार्च के आखिर में रूस में मुआशी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई थी। शहरियों को घरों में रहने के अहकाम दिए गए थे। 1 जून से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। इस वक्त रूस में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 4,93,600 से ज़ायद है। 6,358 हलाकतें हो चुकी हैं। 9 जून को यानी एक दिन में रूस में 8,595 केसेस रिपोर्ट हुए। और फिर तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए, चौथे नंबर पर, तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी इब्तिदा में साइंसदानों की वार्निंग को नज़रअंदाज किया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इब्तिदाई 5 हफ्तों में गैर संजीदगी दिखाई और लॉकडाउन लगाने में भी ताख़ीर की। जब शुरू में एहतियात की ज़रूरत थी तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अस्पताल के दौरे के मौके पर कोरोना मरीजों से हाथ मिलाते नजर आए और फ़ख्र से बताते भी नजर आए कि मैंने तो कोरोना के मरीजों से हाथ मिलाया। No, well, Victoria, I can tell you that I'm shaking hands. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाथ मिला रहा हूँ। मैं कल रात अस्पताल में था। मेरे ख्याल में वहाँ कुछ कोरोना वायरस के मरीज थे। मैंने सबसे हाथ मिलाया। मैं अब भी सबसे हाथ मिला रहा हूँ। लोग मगर अपनी मर्जी भी अपना सकते हैं, मगर हमने ये नतीजा निकाला है कि हाथ धोएं ये ज़रूरी है। Washing your hands is the crucial thing. फिर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म खुद भी कोरोना वायरस का शिकार हुए, सेहतयाब हुए। उनमें 27 मार्च को कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ था। बरतानिया में 1 जून से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, जबकि माहिरीन का कहना है कि बरतानवी हुकूमत ने अब भी लॉकडाउन में नरमी करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। इस वक्त बरतानिया में कोरोना के 2,89,000 से ज़ायद केसेज हैं। 40,880 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक बरतानिया, अमरीका और ब्राज़ील के डेटा का अगर जायज़ा लिया जाए तो ज़्यादातर सियाफाम अफराद मुतासर हुए हैं और उनमें अमवात की शरह भी दीगर से ज़्यादा है, क्योंकि वो गरीब हैं और गुंजान आबाद इलाकों में रहते हैं। रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत का मानना है कि गुर्बत, सेहत की सहूलत तक रसाई ना होना
घरों में रश और बीमारी की ज़्यादा वजूहात जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये वजह है कि ब्राज़ील में या फिर अमेरिका में या फिर बरतानिया में ज़्यादातर सियाह फाम कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, जो कि आमतौर पर गरीब हैं। माहिरीन ने 30,000 मरीजों के डेटा का जायजा लिया, उनमें से 55% सियाह फाम और दीगर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जबकि 38% सफ़ेद फाम थे। रिसर्च के मुताबिक वो सियाह फाम जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके मरने के इम्कानात 4 गुना ज़्यादा होते हैं एक ग्रेजुएट सफ़ेद फाम के मुकाबले में। रिसर्च के मुताबिक ब्राज़ील के इन इलाकों में जहाँ सियाह फाम रहते हैं वहाँ अमवात ज़्यादा हुई हैं। कोरोना वायरस मस्बत आने के बाद अमवात की शरह सियाह फाम में 7.2 गुना बढ़ी है। यानी कि ये कहना कि ये अमीरों को भी मुतासिर करती है, गरीबों को मुतासिर नहीं करती, इससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो इससे बुरी तरीके से इन ममालिक में मुतासिर हुई हैं। 4 लीडर्स की मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं जिनकी गैर संजीदगी की वजह से मुल्क को कोरोना से ज़्यादा नुकसान पहुंचा, अवाम में हलाकतें हुई और वो तनकीद की ज़द में है। जबकि 4 ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी हिकमत अमली उन्हें कामयाबी की तरफ ले गई। और दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक में ख़वातीन रहनुमाओं ने क़यादत संभाली हुई है। ऐसे हालात में जब मुश्किल फ़ैसले लेने थे, सख्त इक़दामात करने थे, गैर मकबूल फ़ैसले करने थे, वहाँ ख़वातीन लीडर्स बेहतर रहनुमा के तौर पर नज़र आईं। कोरोना वायरस की वबा ने यह बात साबित की कि ख़वातीन बेहतरीन लीडर्स होती हैं और इस मुश्किल वक्त में वो बेहतर फ़ैसले करती नज़र आ रही हैं। इन ममालिक में कोरोना की वबा पर कंट्रोल नज़र आ रहा है और इन 4 ममालिक की हम मिसाल आपके सामने रखते हैं। उनमें से बेहतरीन मिसाल तो न्यूजीलैंड की है, जिसे कोरोना फ्री करार दे दिया गया है। कोरोना वायरस का कोई मरीज अब वहाँ मौजूद नहीं, जिसके बाद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज की जाने वाली पाबंदियों को उठा लिया है। न्यूजीलैंड की क़यादत वज़ीर आज़म जसिंदा आर्डर्न ने संभाली हुई है। कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए उन्होंने बड़े फैसले किए, वक्त पर लॉकडाउन किया, उस पर अमल दरामद किया। कोई ऐसे बयान नहीं दिए कि अवाम इस वायरस के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते। न्यूजीलैंड में कोरोना के कुल 1504 केसेस सामने आए, 22 हलाकतें हुई और अब न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई मरीज मौजूद नहीं और मईशत को खोला जा रहा है। दूसरी मिसाल जर्मनी की है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का किरदार भी मौसर नजर आया। इस वबा के खिलाफ मुश्किल फैसले किए, मुख्तलिफ मकामी हुकूमतों को मुत्तहिद रखा, ना कि उनके खिलाफ खड़ी हो गई। जवाब में मकामी हुकूमतों ने भी, जो उनकी मुखालिफ जमातों की थी, मुखालिफ होने के बावजूद उनका साथ दिया। यानी एंजेला मर्केल ने नाजुक वक्त में ऑपोजिशन को साथ मिलाकर मुल्क को मुत्तहिद कर दिया, ना कि ऑपोजिशन के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग की। केसेस सामने आते ही फौरी इक़दाम किए, जिन जिन इलाकों में केसेस सामने आए वहाँ लॉकडाउन कर दिया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके केसेस का पता चलाया, ओल्ड एज होम्स जहाँ बुजुर्ग रहते हैं वहाँ सबका दाखिला बंद कर दिया। नतीजा ये निकला कि जर्मनी में ज़्यादा उम्र के अफराद की इटली, स्पेन और बरतानिया के मुकाबले में बहुत कम अमवात हुई और वैसे भी अमवात की शरह इन ममालिक से कम रही। इनके इक़दामात दुनिया में सराहे गए। कोरोना वायरस से मुतासरा दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत जर्मनी में कम हलाकतें हुई हैं। जर्मनी में 1,86,525 केसेस सामने आए, जिनमें से 1,70,700 सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 8,831 अमवात हुई और इस वक्त 6,994 केसेस एक्टिव रह गए हैं, जिसमें से 6,461 केसेस मामूली नोयत के रह गए हैं। ताइवान और नॉर्वे में भी ख़वातीन लीडर्स ने क़यादत संभाली हुई है। ताइवान की सदर साई इंग विन है। उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए, मुश्तबा अफराद को घरों तक महदूद कर दिया और इस उसूल की खिलाफवर्जी करने पर भारी जुर्माना आयद किया। फौरी अमल, नए केसेस का पता चलाना और उन्हें अलग करना ऐसी वबा के फैलाव को रोकने में अहम साबित हुआ। ताइवान में 443 कोरोना के केसेस सामने आए, 431 सेहतियाब हो गए, 7 हलाकतें हुई। 11 मई के बाद ताइवान में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है। नॉर्वे की वज़ीर आज़म एर्ना सोलबर्ग है। नॉर्वे में भी कोरोना के खिलाफ इक़दामात अब तक मौसर साबित हो रहे हैं। वहाँ 8,588 केसेस सामने आए, 8,138 अफराद सेहतियाब हुए, जबकि 239 की हलाकतें हुई। स्वीडन में, पड़ोस में, हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी और मईशत खुली रखने के फैसले के बावजूद नॉर्वे ने लॉकडाउन किया। जब ये बातें भी हो रही थी कि शायद स्वीडन की पॉलिसी बेहतर है, वहाँ पर मईशत कम नुकसान होगा, नॉर्वे ने अपनी सख्त पॉलिसी बरकरार रखी, सख्ती की, सूरत हाल पर काबू पाया, कम लोग वायरस का शिकार हुए, हलाकतों की शरह बहुत कम रही और स्वीडन के मुकाबले में बहुत कम लोग हलाक हुए और मईशत भी उतनी ही मुतासिर हुई तकरीबन जितनी स्वीडन की हुई। वो 4 ममालिक हैं जहाँ ख़वातीन की क़यादत है और मुश्किल वक्त में उनके मुश्किल और फौरी फैसलों से ये ममालिक कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब नजर आए। ना इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की, ना अपने बयानात से आवाम को कंफ्यूज किया, ना ही ये अपनी सूबाई या रियासती हुकूमतों के खिलाफ खड़े हुए, ना ही इन्होंने अपोजिशन को एक तरफ कर दिया, बल्कि अपोजिशन को साथ मिलाकर मुल्क में कोरोना वायरस का मुकाबला किया। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में तबाही फैलाने के बाद कोरोना वायरस का नया मरकज अब जनूबी एशिया बन रहा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज़्यादा
5,385 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो अब तक की बहुत बड़ी तादाद है, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1,13,700 से जायद हो गई है। 2,255 अमवात हो चुकी हैं, जबकि आज वज़ीर आज़म के बयान में खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का WHO की तरफ से लिखे गए खत पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जिसमें WHO ने दोबारा लॉकडाउन और टेस्ट की तादाद रोजाना 50,000 तक करने की तजवीज़ दी थी। इस हवाले से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक मुश्किल फैसले करना पड़े हैं, लोगों की जिंदगियां और रोजगार बचाने और उनके दरमियान तवाज़ुन रखने की हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के साथ जिंदगी को भी चलाना है और अवाम के लिए जो बेहतर है वही फैसला करते हैं। पाकिस्तान में तो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मगर इस वक्त जनूबी एशिया में इस वबा से सबसे ज़्यादा भारत मुतासिर है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 10,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स में ये तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा आबादी है भारत की, वहाँ 35-36,000 केसेस होने चाहिए थे, मगर दुगने केसेस भारत में रिपोर्ट हुए हैं। तो आबादी के तनासुब के लिहाज से भारत कम पाकिस्तान से मुतासिर अभी भी हो रहा है, मगर वैसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और केसेस की मजमूई तादाद 2,76,500 से जायद है। 7,745 अमवात हो चुकी हैं। सिर्फ भारतीय शहर मुंबई में कोरोना के 51,000 से जायद केसेस हैं और अब दिल्ली में भी हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। जुलाई के आखिर तक सिर्फ दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंचने का खदशा है। केसेस की बढ़ती हुई तादाद से मुताल्लिक दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने जो इदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं वो खतरनाक हैं, जिसके मुताबिक 15 जून यानी 4 दिन बाद कोरोना केसेस की तादाद 44,000, 30 जून तक 1 लाख, 15 जुलाई तक कोरोना केसेस की तादाद 2,25,000 और जुलाई के आखिर तक ये तादाद 5.5 लाख तक पहुंच सकती है सिर्फ दिल्ली में। उनका कहना है कि जुलाई के आखिर तक सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों में 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। नई दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, जबकि भारत के मुआशी हब बॉम्बे में पहले ही सूरत हाल खराब है, जिसका अंदाजा मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक मुंबई के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मुंबई की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी गुंजान आबादी है। भारत इस वक्त कोरोना से मुतासरा दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है और इस फहरिस्त में तेजी से ऊपर आ रहा है और वबा के बढ़ने के साथ साथ उसकी आड़ लेकर इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत में जिस दिन से कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, तब से भारतीय मुसलमानों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इंतहा पसंद मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव की वजह करार दे रहे हैं। इस बुनियाद पर भारत में मुसलमानों को इंतहा पसंदों की जानिब से इम्तियाजी सलूक का सामना है। मुसलमानों का समाजी बॉयकॉट हो रहा है और कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमान आबादियों पर हमले भी शुरू हो गए हैं। मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बरतानवी अखबार द गार्डियन में इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक 10 से 12 मई तक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के एक मुस्लिम अक्सरियती गांव पर बीजेपी के मुसल्ला कारकुनों ने हमला कर दिया और कई मुसलमानों के घर जला दिए। गांव की 2 मसाजिद और एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचाया। इंतहा पसंदों ने मुसलमान खवातीन के साथ बदतमीजी भी की। हमलावर मुसलमानों को धमकियां देते रहे। इस दौरान जब मुसलमानों ने मकामी पुलिस से राब्ता किया तो वो भी मुसलमानों की फोन कॉल्स को नजरअंदाज करती रही। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मई के आगाज में मगरबी बंगाल के उस गांव के 5 मुसलमानों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। जैसे ही ये बात इंतहा पसंदों को पता चली, उन्होंने मुसलमानों का समाजी बॉयकॉट शुरू कर दिया। मुसलमानों के सड़कों पर निकलने, मकामी दुकानों से खरीदारी करने, पब्लिक टॉयलेट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। करीबी हिंदू अक्सरियती गाँव में यह ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों को गाँव में आने नहीं दिया जाए। दुकानदारों को खबरदार कर दिया गया कि वो मुसलमान खरीदारों को सामान मत बेचें और फिर 10 मई को इंतहा पसंद मुस्लिम अक्सरियती गांव पर हमला आवर हो गए। मगरबी बंगाल से बीजेपी की खातून रुकने पार्लियामेंट लॉकेट चटर्जी ने इस सब का जिम्मेदार मुसलमानों को ही करार दे दिया, यानी कार्रवाइयां कर रहे थे इंतहा पसंद हिंदू और जिम्मेदार करार दे दिया मुसलमानों को। और ये मौका अख्तियार किया कि मुसलमानों ने कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद क्वारंटीन में जाने से इनकार कर दिया था। वो खुलेआम हिंदू अक्सरियती आबादी में घूम फिर रहे थे ताकि हिंदुओं में वायरस मुंतकिल कर दें, मगर इस इल्जाम को मगरबी बंगाल के हेल्थ और पुलिस ऑफिशियल्स ने मुस्तरद कर दिया। बंगाल ही के एक और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अर्जुन सिंह ने सोशल मीडिया पर इस वाक़े में जख्मी होने वाले मुसलमान मजदूर की तस्वीर शेयर की और उसे हिंदू करार दे दिया। बहरहाल ये एक वाक़या नहीं है जिसमें भारतीय इंतहा पसंदों ने कोरोना की आड़ में मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक किया हो। कुछ दिन पहले रियासत झारखंड के शहर जमशेदपुर में एक 30 साला हामला मुस्लिम खातून ने रियासती वजीर आला के नाम खत में इल्ज़ाम लगाया कि मकामी सरकारी अस्पताल में उनके साथ बदसलूकी की गई, मजहब की बुनियाद पर उन्हें गालियां दी गई। खातून ने खत में लिखा कि अस्पताल के अमले ने उनसे कहा कि जहां जहां इलाज करवाती हो वहां वहां कोरोना फैलाती हो। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बच्चे की मौत की वजह भी अस्पताल का अमला है। इसी तरह भारतीय रियासत यूपी के एक निजी कैंसर अस्पताल ने 17 अप्रैल को हिंदी रोजनामे में इश्तिहार जारी किया
اور اشتہار میں لکھا تھا کہ اسپتال ایسے مسلمان مریض کا علاج نہیں کرے گا جس کے پاس کورونا منفی ہونے کی رپورٹ نہیں ہوگی۔ بھارت میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے بجائے پروپیگنڈا کیا گیا، اسے مسلمانوں سے جوڑا گیا، جعلی خبریں پھیلائی گئی اور یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ملک کی مسلم آبادی باقی آبادی کو کورونا سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کورونا سے متعلق جعلی خبروں کی ایک لہر چل پڑی۔ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی اور اب مودی حکومت کی ان پالیسیز کے اثرات سامنے آ رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں بھی بھارت کے حوالے سے راہ تبدیل ہوئی ہے۔ بھارت مشرق وسطیٰ کے ممالک کے بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے مودی حکومت خاص طور سے قریب ہوئی۔ اس حوالے سے معروف جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے میں خاص طور پر نریندر مودی کے دور میں بھارت کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری آئی۔ خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے بھارت نے بہت سے فوائد بھی حاصل کیے۔ یہ ایک ہندو قوم پرست حکومت کے لیے بڑی کامیابی تھی، مگر اب یہ تعلقات نازک صورتحال کا شکار ہیں کیونکہ بھارت میں 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھارت کی سفارتی کامیابیوں کو خراب کرنے کی وجہ بن رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا وائرس نے بھارت کی آبادی پر زیادہ اثر نہیں ڈالا، مگر بھارت میں مسلم کمیونٹی کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہیں آن لائن دھمکیاں دی گئی، مسلمان نوجوانوں پر حملے ہوئے۔ تشدد کے ان واقعات میں حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنما بھی ملوث ہیں اور یہ حملے بھارت میں اس وقت بڑھے جب یہ خبریں پھیلائی گئی کہ تبلیغی جماعت نے حکومتی پابندیوں کے باوجود اجتماع کیا اور اس اجتماع کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلا۔ یہاں تک کہ ریاستی سطح پر تبلیغی جماعت کے اجتماع کو بھارت میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق دبئی میں رہنے والے بھارتی شہریوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف ٹویٹس کیے گئے، جن کے اسکرین شاٹس شارجہ کی شہزادی نے ٹویٹ کیے۔ 4 مئی کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں پرامن بھارت کو یاد کر رہی ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ OIC نے بھی اس صورتحال میں بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمان اقلیت کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے۔ فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کے واقعات مودی حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پالیسی کے تحت ایران اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کے باوجود سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے اچھے تعلقات قائم کیے۔ نریندر مودی نے حکومت میں آنے کے بعد عرب ممالک کے تاریخی دورے کیے۔ ان کے دورے کے نتیجے میں سعودی عرب بھارت کا چوتھا اور متحدہ عرب امارات تیسرا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا اور ان دونوں ممالک نے گزشتہ 5 سالوں میں بھارت میں انرجی اور انڈسٹریل سیکٹر کے انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے $170 ارب کی مدد کی، سرمایہ کاری کی۔ اس کے علاوہ تقریباً 20 لاکھ بھارتی سعودی عرب میں اور 30 لاکھ بھارتی متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں اور وہاں سے ہر سال $25 ارب کے ترسیلات زر بھیجتے ہیں۔ اس لیے بھارت کے لیے ممالک سے اچھے تعلقات ہونا ضروری ہے، مگر بھارت میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا اب مودی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے، جو کہ رپورٹ بیان کر رہی ہے۔ تو ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک مافیا اس حکومت میں سر اٹھاتا ہے، پھر فائدہ لے جاتا ہے، پھر حکومت کو کارروائی کا خیال آتا ہے، ایک اور مافیا نے سر اٹھایا اور پھر فائدہ بھی اٹھایا۔ کیا حکومت اس پر کامیابی سے کریک ڈاؤن کر پائے گی؟ بات کریں گے بریک کے بعد۔ اس حکومت کے آنے کے بعد ایک مافیا سامنے آ رہا ہے۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ تو سامنے آ گئی مگر چینی سستی نہیں ہوئی۔ آٹے کے بحران پر رپورٹ آئی مگر آٹے کی قیمت میں کمی ہونے کے بجائے اور اضافہ ہو گیا۔ حکومت نے پیٹرول سستا کیا مگر پیٹرول ہی پمپ سے غائب ہو گیا۔ ایک نیا مافیا سامنے آ گیا جو حکومتی غفلت سے فائدہ اٹھا گیا اور اٹھا رہا ہے۔ پہلے سستا پیٹرول غائب کر کے مہنگا ہائی آکٹین فروخت کیا گیا۔ اکثر پیٹرول پمپس گاہکوں کو، یہاں تک کہ موٹر سائیکل والوں کو صاف کہہ رہے تھے کہ پیٹرول نہیں ہے، ہائی آکٹین ہے، اگر لینا ہے تو ہائی آکٹین لے لو۔ ہائی آکٹین کی قیمت حکومت نہیں، خود تیل بیچنے والی کمپنیاں مقرر کرتی ہیں، اور جب پیٹرول کی قیمت حکومت نے کم کی اور کم کر کے 74 روپے تک لے آئی، تب بھی ہائی آکٹین کو سب نے ملی بھگت کر کے 150 روپے سے اوپر ہی رکھا کیونکہ یہ ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے، اور پھر سستا پیٹرول بیچنے کی بجائے ایک طریقے سے ہائی آکٹین بیچا گیا۔ پیٹرول کو غائب کر کے مجبور گاہکوں کو مطابق پیٹرول پمپس نے ہائی آکٹین بیچا، کروڑوں روپے کمائے گئے۔ ریگولیٹر کچھ نہیں کر سکا، حکومت دیکھتی رہی۔ اب ملک بھر میں پیٹرول کی قلت کی شکایت سامنے آ رہی ہے۔ عید کے بعد سے ملک بھر میں پیٹرول کی قلت ہے، 10 دن سے زائد ہو گئے، بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں پیٹرول پمپس اکثر بند ہیں۔ کچھ پیٹرول پمپس پر پیٹرول فروخت نہیں ہو رہا اور کچھ پیٹرول پمپس کھلے ہوئے ہیں مگر ان پر رش ہے، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 77% پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے FIA کو بحران کی تحقیقات کی ذمہ داری دی ہے۔ اس کے علاوہ اوگرا نے انفورسمنٹ ٹیمز بنا دی ہیں جو ملک بھر میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے گوداموں کا جائزہ لے رہی ہیں، اور آج وزارت پیٹرولیم کی بنائی گئی کمیٹی کا کیماڑی آئل فیلڈ پر انہوں نے چھاپا مارا ہے اور ایک کمپنی کے گودام میں بڑا ذخیرہ پایا گیا۔ پھر آج ہی وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزیر عمر ایوب اور معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کو بلایا اور پوچھا
کہ بتایا جائے کہ اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائیوں کی ہدایت کی۔ گزشتہ روز کابینہ اجلاس میں بھی پیٹرول کی قلت کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں پیٹرول مصنوعات کی قلت پر وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین نے برہمی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ اوگرا غفلت میں سوتا رہا، پیٹرول پمپس کے باہر لمبی قطاریں ہیں۔ وفاقی وزیر غلام سرور نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ ملک میں صرف 7 دن کا اسٹاک رہ گیا ہے؟ تو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے جواب دیا کہ ملک میں اس وقت 2.25 لاکھ میٹرک ٹن پیٹرول موجود ہے۔ وفاقی وزیر عمر ایوب نے جواب دیا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں $12 کے بعد کچھ کمپنیوں نے خریداری روکی، اس لیے اب جن آئل کمپنیوں نے اسٹاک ختم کیا ان کے لائسنس منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر عمر ایوب اور ندیم بابر نے کابینہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر کابینہ مطمئن نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ 10 دن سے یہ کرائسس سر اٹھا رہا تھا، عوام کو نظر آ رہا تھا، مگر کچھ نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر غلام سرور نے ہم نیوز کے پروگرام میں میزبان عادل شاہ زیب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر اور معاون خصوصی سیکرٹری پیٹرولیم اور چیئرمین اوگرا کی بریفنگ سے وزیر اعظم اور کابینہ مطمئن نہیں ہوئی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کم ہوتے گئے مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اوگرا نے کچھ نہیں کیا، وزارت پیٹرولیم نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کے بعد جب لاک ڈاؤن میں نرمی آئی، پیٹرول کی مانگ میں اضافہ ہوا تو ملک میں اچانک پیٹرول کی قلت کا بحران پیدا ہو گیا اور بحران بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب پیٹرول اویلیبل نہیں ہے بہت سارے علاقوں میں۔ ڈان اخبار کے مطابق اس وقت ملک میں پیٹرول کا اسٹاک 2 لاکھ ٹن ہے جو محض 6 دن کے لیے کافی ہے، جبکہ ڈیزل کا اسٹاک 1,60,000 ٹن ہے جو صرف 4 دن کے لیے کافی ہے۔ ضروری ہے کہ ملک میں 21 دنوں کا اسٹاک موجود ہو، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ پشاور ہائی کورٹ بھی آج پیٹرول اور آٹے کے بحران پر برہم دکھائی دی۔ پیٹرول اور آٹا بحران کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس قیصر رشید نے ریمارکس دیے کہ پیٹرول کا بحران ہے، لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا مگر کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے وزراء پر جو صرف اجلاسوں کے لیے جاتے ہیں اور مراعات لیتے ہیں۔ اس پر اوگرا کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو پمپس پیٹرول نہیں دے رہے ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ جسٹس قیصر رشید نے ریمارکس دیے کہ کمیٹی کو چھوڑیں، کمیٹی کی بات مت کریں، جب کسی معاملے کو دبانا ہوتا ہے تو حکومت کمیٹی بنا دیتی ہے۔ چیئرمین نیب بھی ہر چیز پر نوٹس لیتے ہیں لیکن پیٹرول اور آٹا بحران پر وہ خاموش ہیں۔ نیب صرف اپنی مرضی کے کیسز میں دلچسپی لیتا ہے۔ جسٹس قیصر رشید نے مزید ریمارکس دیے کہ عوام کے مفاد کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے پر نیب سو رہا ہے۔ جسٹس قیصر رشید نے سیکرٹری فوڈ سے سوال کیا کہ آٹے کے بحران کا کیا ہوا تو سیکرٹری فوڈ نے جواب دیا کہ اس وقت آٹا مل رہا ہے، قلت نہیں ہے لیکن ریٹ زیادہ ہے۔ پنجاب سے آٹا اور گندم کی سپلائی ہو رہی ہے، کچھ ہفتوں میں ریٹ نارمل ہو جائے گا۔ عدالت نے کل وفاقی وزیر پیٹرولیم اور وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم کو اور ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کو طلب کر لیا ہے اور سیکرٹری فوڈ سے آٹا بحران پر تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک بحران سامنے آ رہا ہے، حکومت کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ بحران آ جاتا ہے تو جلد بازی میں پھر ایکشن کا تاثر دیا جاتا ہے، پھر کمیٹی بنائی جاتی ہے، پھر رپورٹ بنائی جاتی ہے، رپورٹ آ جاتی ہے مگر عوام کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ حکومت پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے، مافیا فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ غیر قانونی سگریٹ مافیا ہو، ادویات بنانے والی کمپنیاں ہوں، چینی مافیا ہو، آٹا مافیا ہو اور اب تیل بیچنے والی کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں اور حکومت اب ان کے گوداموں پر اس وقت چھاپے ضرور مار رہی ہے مگر تیل عوام کو نہیں مل رہا ہے۔ ڈان اخبار کے رپورٹر خلیق کیانی جو اس حوالے سے مسلسل رپورٹ کرتے رہے، بتاتے رہے، جو اس معاملے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں حکومت کی کتنی ذمہ داری ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ خلیق کیانی صاحب بہت شکریہ۔ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرائیویٹ کمپنیاں اگر اس طریقے سے مینیپولیٹ کریں کہ اپنے سٹاکس جو ان کو قانون کے مطابق مینٹین رکھنے ہیں نہ رکھیں، اگر ہوں بھی تو نہ بیچیں، ہائی اوکٹین بیچیں، تو حکومت کچھ کر سکتی تھی یا حکومت نہیں کر سکتی تھی؟ یہ انہی کمپنیوں کی ذمہ داری تھی اور انہی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ نہیں جی، بالکل روکا جا سکتا تھا۔ انفیکٹ یہ خود کریٹ کیا گیا سچویشن جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہو رہی تھی، اچانک کچھ نہیں ہوا اور صورتحال یہ تھی کہ انڈسٹری اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ آپس میں لڑائیاں لڑتے رہے اور الٹیمیٹلی یہ جا کے سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پروڈکٹ ریویو میٹنگ جو منتھلی بیسس پہ ہوتی ہے اور پچھلے 3-4 مہینے میں یہ منتھلی کے بجائے ٹوائس اے منتھ اور سم ٹائم تھرائس اے منتھ بھی ہوئی ہے، تو اور اس کی بیسس کے اوپر ہر چیز آلموسٹ طے ہو جاتی ہے کہ کون سی کمپنی نے کیا امپورٹ کرنا ہے، کون سی ریفائنری سے اٹھانا ہے، کتنا کیا پروڈکٹ اٹھانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، کمپنیاں پابند ہوتی ہیں، ان کو فالو اپ کرتی ہے
पेट्रोलियम डिवीजन। इसी तरह जो लेटेस्ट सिचुएशन होती है कि आज कौन से डिपो के ऊपर कितना स्टॉक मौजूद है, कौन सी रिफाइनरी के ऊपर कितना स्टॉक है, पोर्ट के ऊपर कितना है, वहाँ से रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, ये सारा डाटा जो है डेली बेसिस के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में भी तकरीबन 8-10 जो ऑफिस है उनको, इसी तरह ओगरा में, इसी तरह वो ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये सारा डाटा डेली बेसिस के ऊपर शेयर होता है और सारी कंपनियां इसको देख रही होती हैं। तो ये कहना कि जी कहीं अचानक क्रिएट हुआ, मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। वो उसमें सारी चीज़ें लोगों के सामने थी और जिस दिन स्टॉक कम हो रहे थे वो भी सबको नजर आ रहे थे और उसको कैसे रिप्लेनिश करना है ये भी किसी की जिम्मेदारी होगी जिसको ये फैसला करना चाहिए था। और जो अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद जो कंपनी नहीं कर रही थी तो उसके ऊपर किसी को फैसला भी करना था। मतलब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि अगर स्टॉक नहीं मेंटेन कर रही थी और कंपनियां नहीं ले रही थी तो हुकूमत फौरी तौर पर कार्रवाई करती, मगर जो इन्वेंट्री लॉसेस के डर से कंपनियां नहीं बेच रही थी, हालांकि उनके पास स्टॉक मौजूद था, उसमें हुकूमत क्या करती? अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये दुरुस्त है, इसके अलावा भी कुछ हुकूमत कर सकती थी, क्योंकि आमतौर पर जब कीमतें बढ़ती है तो इनको इन्वेंट्री गेन भी होता है कंपनियों को, जब कम होती है तो इन्वेंट्री लॉस भी होता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। मगर इन्वेंट्री लॉसेस को बचाने के लिए इन्होंने अवाम की लाइनें लगा दी हैं, हुकूमत और क्या कर सकती थी? सर जी बात यह है कि जो पेट्रोलियम रूल्स हैं 2016 के, उससे पहले जो रूल्स थे उसके मुताबिक भी, लेकिन अब चूंकि लेटेस्ट रूल्स वो है तो मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि जो उसकी डेली सेल है उसके हिसाब से 21 दिन के मिनिमम स्टॉक उसके पास होने चाहिए, जंग हो या अमन हो और कहीं पीछे आग लगी हुई हो, जो भी सूरत हाल हो, आपने अपने 21 दिन के स्टॉक रखने, कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए। ये नफा और नुकसान जो है, इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन जो है, ये ऑयल इंडस्ट्री का हिस्सा है और उनको पता होता है कि हमने कितना लॉस होना है, कितना प्रॉफिट होना है। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने ज़ख़ीरा अंदाज़ी की है। एक दो कंपनियों ने हो सकता है किसी हद तक की हो, लेकिन इतना वाइड स्केल के ऊपर ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी मुमकिन नहीं है। 21 दिन के स्टॉक बड़े अमाउंट होती है, ये 8-8.5 लाख टन मंथली कंजम्पशन है, तो आप उसको थोड़ा सा कम कर लें, 6 लाख 6.5 लाख। लेकिन सूरत हाल ये है कि हम पिछले पूरे 15 दिन में आप देख रहे हैं तो 8 दिन से 9 दिन से ज्यादा के स्टॉक कभी थे ही नहीं। और क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ इन कंपनीज के ऊपर डाली जा सकती है या हुकूमत की भी जिम्मेदारी है? ये नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब अगर वजीर आजम को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, काबीना मुतमिन नहीं हो रही है और कार्रवाइयाँ कंपनियों के खिलाफ हो रही हैं, ये हो सकता है कि उस वक्त इन्हें ना पता चल पाया हो नदीम बाबर साहब को या फिर उमर अयूब साहब को कि कंपनियाँ कर क्या रही हैं, या ये हो नहीं सकता कि इनके इल्म में ना हो, उसके बावजूद ये होने दिया गया? सर मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये लाइल्म हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेली सप्लाई पोजीशन होती है सारी कंपनियों की, जिसको DSP कहते हैं, ये सारे डेस्क के ऊपर जाती है। हो सकता है मिनिस्टर ने ना देखा हो, उसके और जिम्मेदारी हो सकता है जो एडवाइजर है या SAPM है उसने ना देखी हूँ, लेकिन उसके नीचे जो लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, शायद उन्होंने भी ना देखे, उनकी भी बहुत मजबूरियाँ हों। लेकिन फिर जो एडिशनल सेक्रेटरी जो पॉलिसी है, जिनका काम ही इन चीज़ों के ऊपर नजर रखना है, वो क्यों सो रहे थे? फिर उसके बाद नीचे जो DG आए ना, जिनका काम ही यही है, उनका सारी जिंदगी यही काम होता है, उनका और कोई काम नहीं है कि कौन सी कंपनी कैसे इंपोर्ट करे, इस सारी चीज़ को देखती हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी जान छुड़ा सके। उसूली तौर पर सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंबाइंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब अवाम तो फिर भुगत रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अक्सर जगह मिल भी नहीं रहा। उन्होंने तो महंगा हाई ऑक्टेन भी खरीदा जब उनको नॉर्मल पेट्रोल नहीं दिया गया सस्ता। और अब क्या शॉर्टेज खत्म हो जाएगी अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम किए, फौरी तौर पर यह मामला हल हो जाएगा? सर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में जो टोटल स्टॉक है वो तकरीबन 7 से 8 दिन के हैं, लेकिन उसको वो स्टॉक फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, क्योंकि हो सकता है कुछ जो पोर्ट के ऊपर स्टॉक हैं उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद तक मूव करना या लाहौर तक मूव करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस सारे चीज़ को मूव करना काफ़ी यानी मशक्क़त वाला काम है। तो एक तो ये चीज़ करने की है, लेकिन पिछले अब जून के 10 दिन है, 10 जून तक सिर्फ 1 या 2 शिप बर्थ हुए हैं पोर्ट के ऊपर। तो लिहाजा जब तक सप्लाई रिप्लेनिश नहीं होगी उसके लिए ये टाइम कंज्यूमर प्रोसेस जारी रहेगा। मेरा ख्याल है अगले 2, 4, 6 दिन मजीद ये इसी तरह की सूरत हाल रहेगी।
بہت شکریہ خلیق یعنی ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ابھی صورتحال یہی رہے گی. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ندیم بابر صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو ہم نے پروگرام میں بلایا. ندیم بابر صاحب کو تو مسلسل بلا رہے ہیں مگر وہ پروگرام میں اس حوالے سے اپنا موقع دینے نہیں آئے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. اب شوگر ملرز ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. حکومت کی بنائی ہوئی رپورٹ کو چیلنج کر دیا ہے. کل سماعت ہوگی. کیا کیا چیلنج کیا گیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. وزیر اعظم عمران خان نے شوگر کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد بڑے فیصلے کیے. کیسز نیب, ایف بی آر, ایف آئی اے, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, اسٹیٹ بینک اور اے سی سی پی کو بھیجے اور 90 دنوں میں مقدمات دائر کرنے کا حکم دیا. مگر اب شوگر مل مالکان نے وزیر اعظم عمران خان کے ان اقدامات اور شوگر کمیشن کی رپورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اور یہ درخواست پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے علاوہ 17 شوگر ملز کی طرف سے دائر کی گئی ہے, جس میں العریبیہ شوگر مل جو کہ سلیمان شہباز کی ہے, آر وائی کے شوگر مل جو کہ خسرو بختیار کے بھائی کی ہے اور مونی صلاحی بھی اس میں شیئر ہولڈر ہیں, اور جے ڈبلیو ڈی شوگر ملز جو کہ جہانگیر ترین کی ہے. اس کے علاوہ دیگر شوگر ملز بھی فریق بنی ہیں. یہ درخواست ان سب کی طرف سے مشترکہ طور پر دائر کی گئی ہے. تو سوچئے کہ جہانگیر ترین, سلیمان شہباز, خسرو بختیار صاحب کے بھائی اور مونی صلاحی سب ایک ساتھ مل کے, ان کے بھی جو شوگر مل ہے اس میں شیئر ہیں, سب ایک ساتھ مل کر درخواست گزار ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے اسے کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن نے رپورٹ کی تیاری میں آئینی اختیار سے تجاوز کیا. فورنسک آڈٹ کے لیے بھی صرف چند شوگر ملز کو منتخب کیا گیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انکوائری کے دوران مرزا شہزاد اکبر کا کردار انتہائی منفی رہا. کمیشن نے تحقیقات کرتے ہوئے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے, اس لیے حکومت اور تمام اداروں کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی سے روکا جائے. اب اس درخواست پر کل اہم سماعت ہوگی. دوسری جانب کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے اب 20 دن ہو گئے ہیں. حکومت نے ایکشن کا بھی اعلان کر دیا مگر اب تک چینی کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی. حکومت یہ دعویٰ تو کرتی رہی ہے کہ پہلی بار چینی کی اصل لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے, چینی کی قیمت کم لائی جائے گی, مگر 20 دنوں بعد بھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے آج بھی مارکیٹ میں تجزیہ کیا تو قیمت وہی ہے, 85 روپے تک چینی اس وقت بھی بک رہی ہے. شوگر کمیشن نے بتایا کہ ٹیکس اور شوگر مل مالکان کے منافع ملا کر بھی چینی کی فی کلو قیمت 63 روپے 17 پیسے بنتی ہے, مگر اس وقت چینی 80 سے 85 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. عام صارفین کے ساتھ خود حکومت نے بھی دسمبر سے اب تک مہنگے داموں ہی چینی خریدی. یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب حکومت کو مارکیٹ میں مداخلت کر کے چینی کی قیمت سستی کرنی تھی, کیسے خود حکومت بھی چینی کی قیمت بڑھتی رہی اور حکومت خریدتی رہی. اس کا جائزہ لیتے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے ایم ڈی کل ہمارے پروگرام میں آئے, پھر انہوں نے ہمیں دستاویزات فراہم کی. تو دستاویزات کے ہی مطابق جو دستاویزات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں خود یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہیں, مہیا کی گئی ہیں. ان دستاویزات کے مطابق 3 دسمبر 2019 کو 15,000 ٹن چینی 67 روپے فی کلو کے حساب سے خریدی گئی, اور پھر 21 دن کے بعد 24 دسمبر کو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے مزید 15,000 ٹن چینی خریدی 71 روپے فی کلو کے حساب سے, اور پھر 20 دن کے بعد یعنی 14 جنوری کو 2,000 ٹن چینی خریدی گئی 74 روپے فی کلو کے حساب سے, یعنی 7 روپے چینی کی قیمت بڑھ گئی. ایسا کیا اضافہ ہو گیا تھا؟ کیا بجلی مہنگی ہو گئی تھی, گنا مہنگا ہو گیا تھا کہ ایک مہینے کے فرق سے 67 روپے کی جگہ حکومت 74 روپے کی چینی خرید رہی تھی اور خریدتی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد 17 مارچ کو 79 روپے 50 پیسے کے حساب سے 20,000 ٹن چینی خریدی گئی. پھر 1 اپریل کو 20,000 ٹن چینی لی گئی 67 روپے فی کلو کے حساب سے, مگر وہ چینی ہے جو جہانگیر ترین صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں سستی دوں گا, اور انہوں نے دی. مگر دیگر شوگر مل مالکان نے بھی ان کے ساتھ اعلان کیا تھا ان کے مطابق کہ وہ 70 روپے فی کلو کے حساب سے چینی دیں گے, مگر انہوں نے نہیں دی. 8 اپریل کو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے 78 روپے 32 پیسے کے حساب سے 78,000 ٹن چینی خریدی. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے 9 مارچ 2020 کو 30,000 برانڈڈ چینی 83 روپے فی کلو کے حساب سے خریدی. 24 مارچ کو 30,000 ٹن چینی 83 روپے 50 پیسے کے حساب سے خریدی. یوں دسمبر سے اب تک یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے 2,10,000 ٹن چینی خرید لی, اور مسلسل قیمت میں اضافہ ہوتا رہا, مگر حکومت یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے چینی خریدتی رہی. سبسڈی کی مد میں عوام کے پیسے یہاں جاتے رہے. اگر شوگر کمیشن کے تعین کردہ قیمت کے مطابق جائزہ لیا جائے جو کہ 63 روپے بنتی ہے, تو دسمبر میں 15,000 ٹن چینی 67 روپے کے حساب سے خریدی گئی, یعنی 4 روپے فی کلو اضافی ادائیگی کی گئی, اور یعنی شوگر مل مالکان کو 6 کروڑ روپے کا اضافی فائدہ پہنچایا گیا. پھر دسمبر میں جو 15,000 ٹن چینی 71 روپے 10 پیسے کے حساب سے خریدی گئی, اس کے ذریعے 12 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچایا گیا. پھر جنوری میں 2,000 ٹن چینی جو 74 روپے کے حساب سے خریدی گئی, اس میں 11 روپے فی کلو اضافی ادا کیے گئے, 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کا اضافی فائدہ پہنچایا گیا. اسی طرح مارچ میں 20,000 ٹن چینی 79 روپے 50 پیسے کے حساب سے خریدی گئی, اس سے 32 کروڑ روپے کا اضافی فائدہ پہنچایا گیا.
अप्रैल में 67 रुपए फी किलो के हिसाब से 20,000 टन चीनी, 8 करोड़ रुपए इजाफी अदायगी की गई, फायदा पहुंचाया गया। जबकि अप्रैल में 78 रुपए के हिसाब से 78,000 टन चीनी को में 117 करोड़ रुपए का इजाफी फायदा शुगर मिल मालिकान को पहुंचाया गया। ये वो सब्सिडी है जो वजीर आजम ने अवाम के लिए ऐलान किया था, मगर शुगर मिल मालिकान की जेब में जाती रही। इसी तरह मार्च में मजमूई तौर पर 60,000 ब्रांडेड चीनी खरीदी गई। अगर पैकिंग और दीगर अखराजात निकालकर इसकी कीमत 82 रुपए तस्वुर कर ली जाए तो 114 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी इसमें कर दी गई। मजमूई तौर पर 2,10,000 टन की खरीदारी करके शुगर मिल मालिकान को लगभग 3 अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया गया। जब हुकूमत महंगे दामों चीनी खरीद रही थी तो इसका असर मार्केट में भी नजर आया और चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही। जब हुकूमत ही महंगी खरीद रही थी तो शुगर मिल मालिकान मार्केट में कैसे सस्ती चीनी बेचते। अब हम हमारे प्रोग्राम में शाद अकबर साहब कह चुके हैं कि इस हवाले से भी कार्रवाई होगी। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाहज़े, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का इसलिए भी पता है कि जब यूटिलिटी स्टोर ने, स्पेशली जब रमज़ान का महीना आ रहा था, तो उससे पहले यूटिलिटी स्टोर ने प्रोक्योरमेंट करनी थी, बिकॉज एक सब्सिडी दी गई कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो बेसिकली जहाँ से कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली। तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था, बिकॉज कार्टलाइजेशन की इंतहा ये रही कि ना सिर्फ इस दौर में, अगर आप शुगर कमीशन को देखें तो उसमें जो कार्टलाइजेशन की एक मिसाल दी जाती है, वो आज से कुछ साल पहले भी तमाम मिलों ने यकसुई से यूटिलिटी स्टोर को चीनी बेचने से इनकार कर दिया। और इस वक्त भी जब ये रिपोर्ट की कमीशन के ऊपर काम हो रहा था तो बारहा धमकियां दी गई कमीशन को, कमीशन के मेंबरान को, सरबराह को और हुकूमत को भी कि अगर आपने ये फोरेंसिक कमीशन ना रोका तो हम मार्केट में से चीनी ही गायब कर देंगे। लोग दाल, चावल, आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी वज़ीर आज़म ने। इसमें तो ये सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टलाइजेशन का, कि आपने एक दफा से फिर, बिकॉज जब टेंडर किए गए तो मुझे इस चीज़ का पता है कि वो बारहा कोशिश की गई कि जो एक्स मिल प्राइस है उसके जो मार्केट प्राइस से कम हो, लेकिन किसी मिल ने भी उस प्राइस से नीचे कोट नहीं किया। और कार्टलाइजेशन की यही मिसाल होती है कि जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो वो मजबूर कर देते हैं इवन हुकूमती इदारों को भी कि आप उस वक्त उनसे उन्हीं दामों पे चीनी खरीदें जिस दाम पे वो बेचना चाहते हैं। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स वाला मामला है इसको भी देखा जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना सिर्फ इसमें ये देखा जाएगा कि किसने इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी, जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। वज़ीर आज़म की इस 3 अरब रुपए की सब्सिडी में से कितने पैसे वापस आते हैं, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।